हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 11th की ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, तो आज से हम शुरुआत करेंगे क्लास 11th की ज्योग्राफी। ये हमारा लेक्चर 1 है और इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले सिलेबस के बारे में। ठीक है, आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस कहाँ है, किस किस जगह पर अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो कहाँ कहाँ काम आने वाली है। ठीक है, क्लास 11th में जो भी बच्चे आर्ट्स ले रहे हैं, जो भी बच्चे क्लास 11th में क्या ले रहे हैं, आर्ट्स ले रहे हैं, तो उनके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। हिस्ट्री ले सकते हैं, वो चाहे तो अपने ज्योग्राफी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स साथ में ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और जनरली आर्ट्स लेने का हमारा पर्पस क्या होता है, स्पेशली इंग्लिश मीडियम में, कि हम गवर्नमेंट की तैयारी अभी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जनरली सीधा सीधा पर्पस ये होता है आर्ट्स में कि या तो टीचिंग की तैयारी करें, या लेक्चरर की तैयारी करें, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। पर स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो क्लास 10th के बाद आर्ट्स लेते हैं, उनका ज्यादातर मैंने ऑब्जर्व किया है कि पर्पस होता है यूपीएससी की तैयारी करना है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके थ्रू आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस ये बनते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएफएस बनना चाहते हैं, तो उनके लिए सब्जेक्ट यूं समझ लो वरदान है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मैथ साइंस ले लेते हैं, हालांकि मैथ साइंस से भी मतलब बाद में बन जाते हैं, दैट इज ओके। बट आप कोई पहले ही डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे तो आईएएस बनना है, पहले ही डिसाइड कर लिया, तो वो बच्चे क्या करते हैं 11th क्लास में आर्ट्स ले लेते हैं और ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री अपनी सब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ज्योग्राफी अगर आप लोगे, तो मैं पहले यूपीएससी भी बता देता हूँ कहाँ काम आएगी। यूपीएससी का मैंने एक वीडियो बनाया है कि कैसे आईएएस की तैयारी करें। ठीक है, तो एक वीडियो उसमें मैंने बता रखा है। तो यूपीएससी में मेनली 3 एग्जाम होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्री, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स वाला जो एग्जाम है वहां पर ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज प्रीलिम्स वाले एग्जाम में काम आएगी सबसे पहले ज्योग्राफी। दूसरा जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज का पेपर 1 वहां पर काम आती है। जनरल स्टडी का जो पेपर 1 है उसमें हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी दोनों आती है। ठीक है, तीसरा अगर कोई बच्चा या अगर कोई एस्पिरेंट्स ज्योग्राफी ऑप्शनल रखता है यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट ली जाती है और 250 नंबर 250 नंबर के 2 पेपर होते हैं 500 नंबर के। अगर कोई ज्योग्राफी ऑप्शनल लेता है तब भी वहां पर ये काम आएगी आपकी ज्योग्राफी। ठीक है, 11th और 12th की जो ज्योग्राफी है। तीसरा, अगर सपोज अब बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो जितने भी गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सारे के सारे एग्जाम्स, चाहे टीचर का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे आर्मी का हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव बैंकिंग एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, हर एग्जाम में ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि मतलब इसका क्या इंपॉर्टेंस है। दूसरा, ये तो हमने देखा कि हमारी जॉब में काम आ रही है ज्योग्राफी। दूसरा, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो देखो ज्योग्राफी क्या बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी साइंस है। इसमें सारी सब्जेक्ट आपस में इंटरलिंक हैं। हम एक्चुअली क्या है अभी तो पढ़ रहे हैं चलो ज्योग्राफी, वैसे अगर देखी जाए तो बहुत सारी सब्जेक्ट क्या होती है इंटरलिंक होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक चैप्टर दे भी रखा है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। तो यहाँ पर बता रखा है कि कैसे ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से लिंक है, कैसे ज्योग्राफी हिस्ट्री से लिंक्ड है, कैसे ज्योग्राफी मेडिकल साइंस से लिंक है, कैसे ज्योग्राफी बहुत सारी सब्जेक्ट से इसका क्या बता रखा है, लिंक बता रखा है। और वाकई में लिंक होती है। हम किसी सब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर यूं नहीं कह सकते कि यह हर सब्जेक्ट एक दूसरे से क्या होती है, लिंक होती है। हर कॉन्सेप्ट एक दूसरी चीजों से क्या होता है, लिंक होता है। तो पहली बात तो ज्योग्राफी की अगर बात करूं तो ज्योग्राफी पढ़ने के बाद एक तो आपके आसपास जो भी फिजिकल इवेंट्स हो रही है, जो भी इन्वायरमेंट में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो सारी की सारी घटनाएं किससे संबंधित है, ज्योग्राफी से। आज की डेट में आपको पता है बहुत बड़ी समस्या चल रही है जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। आई एम श्योर टीवी में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में, सब जगह आपने एक वर्ड सुना हुआ कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है पृथ्वी का। और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और फ्यूचर में और सारी समस्याएं आएंगी। क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए साइंटिस्ट या पूरी वर्ल्ड की कम्युनिटी वो कह रही है कि हमें अब क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। आई एम श्योर आपने ये सारी चीजें सुनी होंगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, या रिसोर्सेज के बारे में हम बात करते हैं, आपने सुना होगा रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, वो सब किस में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में। तो हमारे आसपास जो भी घटनाएं हो रही है, मॉनसून, कई बार हम जो न्यूज़पेपर में सुनते हैं मॉनसून लेट हो गया, मॉनसून जल्दी आ गया, मॉनसून से क्या फर्क पड़ता है, रेनफॉल कैसे होती है, बरसात का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हर चीज के बारे में इसमें हम पढ़ने वाले हैं, किसमें, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। हमारे आसपास देखो ज्योग्राफी पढ़ने से बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपको आसपास के बारे में पता चलेगा। अगर किसी देश में रिसोर्सेज ज्यादा हैं,
मतलब तो उसका क्या एडवांटेज है। अगर ज्योग्राफी अगर आपको किसी अच्छी तरह से आती है, जो ज्योग्राफिस्ट होते हैं तो वो रिसोर्सेज का पता लगाते हैं। और अगर किसी कंट्री में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज में जैसे मिनरल्स ले लो, मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, तो वो देश उन मिनरल्स का यूज करके अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को क्या कर सकता है, अच्छी कर सकता है। ठीक है, तो जिस देश में ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, सपोज हमारे देश में सोने की खान ज़्यादा होती, बहुत ज़्यादा, तो कितनी मौज हो जाती। तो अगर मान लो कई सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो ज्योग्राफर या बहुत सारे जो लोग हैं वो उस पर क्या करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। तो ज्योग्राफी का जो 11वीं की मैं अगर बात करूँ तो 11वीं में हमारी जो एनसीईआरटी वाली बुक्स हैं वो 2 किताब चलती है मेनली, जो मेन किताब है। पहली किताब है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। तो 2 बुक होगी हमारी क्लास 11 ज्योग्राफी में। नंबर 1 इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब हमारा जो भारत है उसका फिजिकल एनवायरनमेंट पढ़ने वाले। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, यहाँ पर 11वीं क्लास में आपको छोटी क्लासों की ज्योग्राफी काम आएगी, क्लास 6 की ज्योग्राफी काम आएगी, क्लास 7 की ज्योग्राफी काम आएगी, और क्लास 9 की ज्योग्राफी, 9 की तो सीधी सीधी आपको काम आने वाली है। ठीक है, और मैं जब ज्योग्राफी आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बिल्कुल छोटी से छोटी चीजें समझाऊंगा। अगर क्लास 6 की कोई चीज है तो मैं वो भी बताऊंगा, 7 की कोई चीज है तो वो भी बताऊंगा, 9 की कोई चीज है तो वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहली जो बुक है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, मतलब हमारा जो भारत है, अपना जो भारत है, ये मान लो अपना क्या है, मान लो ये अपना है भैया इंडिया। ठीक है, तो अपने इंडिया के फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो जैसे अब जिसमें बात करें सपोज, तो इसमें टोटल 4 यूनिट्स हैं। पहली जो यूनिट है उसमें है इंट्रोडक्शन, इंडिया लोकेशन, मतलब भारत की लोकेशन के बारे में पता लगाएंगे कि वर्ल्ड में भारत की क्या पोजीशन है। जैसे आपको पता है ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो किस डायरेक्शन पड़ता है। अब सपोज वर्ल्ड में पूरा वर्ल्ड हो गया, वर्ल्ड में मान लो इसको ऐसे डिवाइड कर दो, इधर वाला जो हेमिस्फीयर है इसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ऐसे डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर, सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो भारत की पोजीशन कहाँ है वो नंबर 1। फिर उसमें भारत में भी जैसे भारत की मतलब कौन से लैटिट्यूड पर आता है, कौन से लॉन्गिट्यूड पर आता है, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन क्या है, कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कितने स्टेट से पास होती है, तो मतलब, और फिर नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस कितनी है, ईस्ट टू वेस्ट कितनी है, कितनी कोस्टल लाइन है, कितने हमारे पड़ोसी देश हैं, हर चीज के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। किसमें, इंडिया लोकेशन, भारत की लोकेशन के बारे में। दूसरा है फिजियोग्राफी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं कहूंगा सबसे शानदार चैप्टर इसमें है ये फिजियोग्राफी, मतलब भारत की फिजियोग्राफी को पढ़ेंगे, फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है भारत के फिजिकल फीचर्स की बात करें, जैसे भारत में माउंटेन्स हैं, भारत में प्लेन्स हैं, भारत में थार डेजर्ट के बारे में, टेक्टन प्लेट्यू के बारे में, कोस्टल प्लेन्स के बारे में, आइलैंड्स के बारे में, यहाँ पर पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी में पहला क्या है, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, तो जो भारत का स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये भी हम पता लगाएंगे कि कैसे हमारा जो आज का भारत है इसका निर्माण कैसे हुआ, पहले कैसे था, यहाँ कैसे बना, वो वाली थ्योरी भी देखेंगे हम, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, जो आप पढ़ते हैं कि पहले पूरा वर्ल्ड या पूरी मतलब पृथ्वी पर एक लैंड मास वाला पार्ट था जिसको पेंजिया बोलते थे, और उसके चारों तरफ ओशन था, पेंथलासा जिसको बोलते थे, फिर इसमें डिवीजन हुआ, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। भारत का निर्माण कैसे हुआ, कैसे माउंटेन्स बने, माउंटेन पहले थे ही नहीं, ठीक है, कैसे मतलब प्लेन्स बने, हर चीज के बारे में कि प्लेन्स कैसे बने, माउंटेन्स कैसे बने, पहले यहाँ पर क्या था, सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम, तीसरा चैप्टर क्या है इसमें, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम मतलब हमारी जितनी भी रिवर्स हैं और रिवर की ट्रिब्यूटरीज, ध्यान देना, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, जो हमारी रिवर्स होती है, ट्रिब्यूटरी होती है, मिलकर क्या बनाती है, ड्रेनेज सिस्टम। तो इसके बारे में जानेंगे, हमारी नदियों के बारे में जानेंगे। भारत में जो रिवर्स है मेनली 2 प्रकार की, एक तो नॉर्थ में फ्लो करने वाली, साउथ में फ्लो करने वाली। नॉर्थ में जो रिवर्स फ्लो करती है उनको हम पेरेनियल रिवर्स बोलते हैं, साउथ में जो रिवर्स फ्लो करती है उनको कैसी रिवर्स बोलते हैं, सीजनल रिवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम में। ओके, और इसके बाद इसी में हम लेक्स और लेक्स के बारे में भी जानेंगे, जो मतलब झील होती हैं उसके बारे में भी जानेंगे, सॉल्ट वाटर लेक्स, फ्रेश वाटर लेक्स, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल, ये यूनिट नंबर 3 है। तो जहां पर हम क्लाइमेट, बहुत शानदार चैप्टर है क्लाइमेट वाला, जिसको हम बोलते हैं जलवायु।
हमारे आसपास जो भी हो रहा है। तो सबसे पहले क्लाइमेट के बारे में जानेंगे, क्लाइमेट में कैसे हमारे यहाँ पर रेनफॉल होती है, सीजन्स के बारे में जानेंगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स के बारे में जानेंगे। तो अपना स्पेशली इसमें अपना क्या रहेगा, रेनफॉल वाला रहेगा कि कैसे बरसात होती है, अलग अलग क्लाइमेट्स में बरसात बनने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, और क्लाइमेट को और मॉनसून को क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है, वो चीजें यहाँ पे देखेंगे। नेचुरल वेजिटेशन, इंडिया में जो हमारे वेजिटेशन पाई जाती है, देखो वेजिटेशन में कई सारी चीज आ जाती है, फॉरेस्ट आ जाते हैं, ग्रासलैंड्स आ जाते हैं, श्रब्स आ जाती हैं, तो ये सारी चीजें किस में आ जाती है, नेचुरल वेजिटेशन में। ऐसे प्लांट्स जो नेचुरली ग्रो करते हैं विदाउट ह्यूमन एड और विद ह्यूमन एड, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। तो जितने भी टाइप के फॉरेस्ट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर किस किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और किस जगह पर कम फॉरेस्ट पाए जाते हैं और क्यों कम पाए जाते हैं, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर फॉरेस्ट के क्या क्या फीचर्स हैं। सॉइल्स, मिट्टियों के बारे में जानेंगे। अब आपको पता है इंडिया में कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, हर मिट्टी की क्या खासियत होती है, तो ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट वाली यूनिट है यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 7, यहाँ पे नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स। नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड मैनेजमेंट। मतलब जितनी भी नेचुरल हैजार्ड्स हैं, जिनको हम बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर्स भी बोलते हैं, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है, ड्राउट हो गया, तो इन सब चीजों के बारे में जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, जिनकी वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, जिनको हम प्राकृतिक आपदाएं बोलते हैं, तो इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्या है ये देखेंगे, क्यों आते हैं, अर्थक्वेक क्यों आते हैं, क्या कारण है, कॉन्सिक्वेंसेस, इनके परिणाम क्या है। अगर मान लो अर्थक्वेक आता है या फ्लड आती है तो उसका परिणाम क्या होगा, क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा हमारी लाइफ पर, आसपास के इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंड मैनेजमेंट। अगर बाई चांस कोई नेचुरल डिजास्टर आती है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, अपने लेवल पर कैसे मैनेज करेंगे, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लोकल लेवल पर कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस वाले चैप्टर में आएंगी। तो इंडिया की जो फिजिकल ज्योग्राफी बहुत मजा आने वाला है, आपको पता चल जाएगा, एक तो भारत के बारे में पता चलेगा, भारत की जियोग्राफी के बारे में पता चलेगा, कैसे हमारे इंडिया का निर्माण हुआ फिजिकली, इसके बारे में आपको पता चलेगा, और कहां कहां पर क्या क्या चीजें जो हम कहते हैं ना नेचुरल ब्यूटी। इंडिया ऐसा देश है यहाँ पर कई सारे सीजन्स पाए जाते हैं। आपने एक चीज पढ़ी होगी, इंडिया इज द कंट्री ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। हमारा देश कैसा है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, यहाँ पर फिजिकल डाइवर्सिटी भी पाई जाती है। कई सारे देशों में एक ही प्रकार का क्लाइमेट रहता है, हमारे यहाँ पर हर चीज मिल जाएगी आपको। ये इंडिया के अगर देखें तो बीचों बीच में से यहाँ से जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऊपर वाला जो है इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल इंडिया, ये सब ट्रॉपिकल पार्ट, ये कैसा पार्ट है, ट्रॉपिकल पार्ट, ये थोड़ा सा ठंडा वाला पार्ट है, ये गर्म वाला पार्ट है। तो बहुत मजा आने वाला है, आप मतलब यूं समझ लो टूर करने वाले पूरे इंडिया का भ्रमण करेंगे। और मेरा पढ़ाने का तरीका दो प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ, एक तो आपको बोर्ड पर भी पढ़ाऊंगा, दूसरा मैं पीपीटी के थ्रू पढ़ाऊंगा आपको, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कंप्यूटर में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनेंगी, हर चैप्टर की पीपीटी बनेगी, और पीपीटी में विद पिक्स मैं बताऊंगा आपको। अगर मान लो मैं डेजर्ट दिखा रहा हूँ तो डेजर्ट में अगर जो वेजिटेशन पाई जा रही है उसके पिक्स दिखाए जाएंगे। अगर मान लो फिजियोग्राफी करा रहा हूँ तो फिजियोग्राफी माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, सारी चीजें आपको विद पिक्स यहाँ पे मिलने वाली है। जो भी चीज देखो, ज्योग्राफी को समझने के लिए दो चीज बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज मैप। जब भी हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो मैप, तो भाई मैप तो एक काम करना ले आना, एक इंडिया का मैप ले आओ, एक वर्ल्ड का मैप ले आओ। जब भी हम मतलब अब देखो यहाँ पे ये वाली बुक बहुत शानदार है, ये है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे और यही फंडामेंटल्स इसमें लागू होते हैं। सिंपल सी बात है। तो मैप की अगर मैं बात करूं तो आप अगर ज्योग्राफी ले लिए तो दो मैप अभी परचेज कर लो राइट नाउ, ठीक है, आजकल में ले लेना। एक तो आपको इंडिया का फिजिकल मैप लेना है। फिजिकल मैप में क्या होता है, देखो दो प्रकार के मैप होते हैं जनरली, एक होता है फिजिकल मैप और एक होता है पॉलिटिकल मैप। तो जो पॉलिटिकल मैप होता है तो उसमें आपने देखा होगा, अगर सपोज इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेने जा रहे हो तो वहाँ पे इंडिया, उसके स्टेट्स में इंपॉर्टेंट सिटीज, कैपिटल, ये सारी चीजें दर्शाई जाती हैं, शहरों के नाम, सिटीज के नाम, ये सारी चीजें मिल जाएंगी पॉलिटिकल मैप में। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल मैप, तो फिजिकल मैप में आपको क्या मिलेगा, फिजिकल फीचर्स मिलेंगे कि इंडिया में जैसे कई माउंटेन कौन कौन से, सारे माउंटेन्स मिल जाएंगे, सारी रिवर्स मिल जाएंगी, सारी चीजें मतलब ये सब लेक्स मिल जाएंगी। तो जो फिजियोग्राफी, फिजिकल चीजें, डेजर्ट कहाँ पर है, लेक्स कहाँ पर है, और नेचुरल चीजें मिलेंगी आपको वहाँ पर, ठीक है, माउंटेन्स और ये सारी चीजें, हिल्स मिल जाएंगी। तो आपको इंडिया और वर्ल्ड का फिजिकल मैप ले लेना है अभी से। जब भी हम कुछ भी चीज पढ़ते हैं फटाफट मैप पर रेफर करो, या एक क्या करना है, एटलस ले लेना। एटलस आता है, उसमें सारे फिजिकल, पॉलिटिकल सारे मैप आ जाएंगे, तो एक बुक ले लेना आप, ठीक है। तो वो एटलस वाली ऑक्सफोर्ड की बहुत शानदार आती है, वो ले लेना आप, तो वो बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी विदाउट मैप्स इज नथिंग, और ज्योग्राफी विदाउट पिक्स नथिंग। तो हम इसको विद पिक्स, विद मैप
सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, क्रिस्टल एंड क्लियर करके चलेंगे। टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा पर सारी चीजें कराएंगे। और ये भी मत सोचना कोरोना काल चल रहा है, टाइम कम बचा है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, सारी चीजें आपकी कराई जाएंगी। थोड़ा हमें अगर एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा तो डेफिनेटली हम एफर्ट भी ज्यादा लगाएंगे। हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा आपके समझ में आए, ज्यादा से ज्यादा चीज आपके माइंड में सेट हो जाए और ज्यादा से ज्यादा आपको रटना ना पड़े, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ज्योग्राफी थोड़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, दूसरी चीज इसके लिए हम चैप्टर बाय चैप्टर क्या करेंगे, कुछ टेस्ट पेपर्स बनाएंगे, टेस्ट क्वेश्चंस बनाएंगे, उसके लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाएंगे, एमसीक्यूज लेंगे। एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और मेरी कोशिश रहेगी कि जो यूपीएससी में क्वेश्चन आए जो आपके हर चैप्टर से लिंक्ड हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तब आपको पता चलेगा कि हर चैप्टर को पढ़ने के बाद क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो मेरी कोशिश ज्योग्राफी में यही रहेगी कि सारी चीजों को मैं लिंक करूंगा यूपीएससी से। किससे लिंक करूंगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम होता है उससे लिंक करूंगा। हर चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आए आज तक वो चैप्टर के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, तो यू आर गोइंग टू एंजॉय द जर्नी विद मी। ठीक है, तो स्टे ट्यून विद अस। तो यहाँ पर ये तो बात हुई पहली वाली बुक की, कौन सी वाली बुक, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। इंडिया का फिजिकल एनवायरनमेंट बहुत शानदार है, मजा आएगा इसमें। ठीक है, ओके। तो दूसरा है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो ये दूसरी बुक है, बहुत शानदार बुक है, मजेदार बुक है। तो पहला चैप्टर तो इसका ये हो गया, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। यहाँ पर बताया गया है ज्योग्राफी का बाकी डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन मतलब साइंस के साथ और मेडिकल साइंस के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ, हर साइंस के साथ इसका क्या एक कनेक्शन है। ठीक है, दूसरा ये है द अर्थ, दूसरी यूनिट क्या है, द अर्थ, और तीसरी है द लैंडफॉर्म्स। और ये है हमारा ये दो अर्थ और लैंडफॉर्म्स हैं, ये ज्योग्राफी की ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बाद में कराऊंगा, आपको बिल्कुल निश्चित रहो, पर इतना समझ लो अर्थ और लैंडफॉर्म्स इनके बारे में जो स्टडी करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं कि कैसे हमारी जो अर्थ है और कैसे जो डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स है उनका इवोल्यूशन हुआ है, सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पर अर्थ में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, नंबर 2 द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, कैसे हमारी अर्थ का ओरिजिन हुआ, अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, एंड एवोल्यूशन। अर्थ में बहुत सारी चीजें, देखो सबसे पहले अर्थ का एवोल्यूशन हुआ, मतलब अर्थ का ओरिजिन हुआ, उसके बाद उसमें एटमॉस्फेयर बनने लगे, ये कैसे एटमॉस्फेयर का निर्माण हुआ, कैसे हाइड्रोस्फीयर बना। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, इन सब चीजों का एवोल्यूशन कैसे हुआ हमारी पृथ्वी पर, यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं। फिर इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानेंगे। पृथ्वी में अंदर आपको पता है पृथ्वी में अंदर 3 लेयर होती है, सबसे भीतर कोर होती है, कोर के बाद मेंटल होती है और मेंटल के बाद क्रस्ट होती है। तो इन तीनों लेयर्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसमें अर्थ, इसमें सेकंड वाले चैप्टर में। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सारे सारे। फिर यूनिट 3 में पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स। अब हमारे आसपास जो भी चीज दिखाई देती है वो क्या है, लैंडफॉर्म्स है। ठीक है, लैंड के अलग अलग फॉर्म्स, लैंड के अलग अलग रूप्स, जिसमें हम क्या देखेंगे, मिनरल्स एंड रॉक्स के बारे में देखेंगे। बहुत सारे मिनरल्स, कितने टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, कितने टाइप्स की रॉक्स होती हैं। रॉक्स में जैसे हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स की रॉक्स, कौन कौन सी रॉक्स होती हैं, आपकी इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मिनरल्स को देखेंगे, कई प्रकार से मिनरल्स का क्लासिफिकेशन कर रखा है, मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स, एनर्जी मिनरल्स, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। ठीक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, कई सारे जियोमॉर्फिक प्रोसेस हैं पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर, कई सारे फोर्सेस काम करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, उनकी वजह से पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। तो उसमें प्रोसेसेस आ जाएंगे। और लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशंस, अलग अलग जो लैंडफॉर्म्स हैं, कैसे माउंटेन्स बने, कैसे प्लेन्स बने, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। अब चैप्टर नंबर 8 से चैप्टर नंबर 12 ये है क्लाइमेट के बारे में, बहुत शानदार है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मस्त, मतलब सारी चीज इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट के बारे में डील करेंगे। और क्लाइमेट के बारे में जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। ये ज्योग्राफी की कोई ब्रांच है क्लाइमेटोलॉजी, जहाँ पर अर्थ और अर्थ के बहुत सारे जो लैंडफॉर्म्स है उनका कैसे इवोल्यूशन हुआ, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सब चीजों के बारे में पढ़ाई करते हैं। कहाँ पर, जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। क्लाइमेटोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे, नंबर 1 कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारे आसपास जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन मतलब कौन कौन सी गैसेस होती हैं, जैसे कि आपको पता है सबसे ज्यादा गैस होती है हमारी नाइट्रोजन 78%, 21% ऑक्सीजन होती है और रिमेनिंग 1% में बाकी सारी गैसेस आ जाती हैं। तो वो कंपोजिशन पढ़ेंगे। फिर स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर, एटमॉस्फेयर में कई सारी लेयर्स होती हैं। बहुत सारे बच्चे जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं तो उनको एक ट्रिक बताई थी मैंने, टसमटी, ये वाली लेयर याद रखेंगे। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर
और एग्जोस्फीयर, 5 लेयर्स होती हैं। इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। सोलर रेडिएशन, ठीक है, हीट बैलेंस और टेम्परेचर, सन से आने वाली जो एनर्जी पृथ्वी पर आ रही है, पृथ्वी से वापस एटमॉस्फेयर में जाती है, इन सारी चीजों के बारे में। हीट बैलेंस कैसे, मतलब हीट हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, माइक अभी कनेक्ट नहीं हो पाया, शायद अब आपको आवाज़ अच्छी आ रही होगी, ठीक है। बट आई एम श्योर ये वीडियो नाइट में बन रही है, बिल्कुल शांत वातावरण है और बाहर धीमे धीमे बरसात हो रही है, रेनफॉल हो रही है। क्या हो रही है, रेनफॉल। तो ये भी किसका पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट है, रेनफॉल कैसे होती है, ठीक है सारी। तो ध्यान देना, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। हीट बैलेंस मतलब पृथ्वी पर, अब देखो सन जो होता है, इस सन और ये मान लो अर्थ, तो सन से कुछ एनर्जी पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी से वापस जाती है, इसको सोलर रेडिएशन बोलते हैं और इसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे डिटेल्स में। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, वेदर सिस्टम्स, एटमॉस्फेयर में सर्कुलेशंस होते हैं, ठीक है। कई सारी प्रेशर बेल्ट होती हैं, अलग अलग जगह प्रेशर बनते हैं। और वेदर सिस्टम्स के बारे में जानेंगे, कैसे क्या क्या होता है। वाटर इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में वाटर, इसके बारे में देखेंगे। वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में देखेंगे, वर्ल्ड में कितने टाइप्स का क्लाइमेट पाया जाता है, वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। चलो एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, बताओ मुझे। क्लाइमेट चेंज के बारे में देखेंगे कि कैसे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। क्लाइमेट को हम हिंदी में बोलते हैं जलवायु। जलवायु में परिवर्तन का मतलब क्या है, जलवायु में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, व्हाट आर द रीजन्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड हाउ वी कैन कोप अप विद द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से हम कैसे डील कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यूनिट है आपकी वाटर, ओशियंस। देखो ओशंस के बारे में जो स्टडी की जाती है, ओशंस के बारे में जो स्टडी की जाती है वो की जाती है, एक और ब्रांच है ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी में हम ओशंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर वाटर मतलब ओशंस के बारे में देखेंगे। मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, आपको पता है ओशन के वाटर में भी क्या होता है, मूवमेंट्स होता है ओशन में, जैसे वेव्स, टाइड्स और ओशियन करंट्स। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें देखेंगे। फिर नेक्स्ट जो लास्ट यूनिट बची है जिसमें चैप्टर 15 और चैप्टर 16 है, वो है लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर लाइफ। तो पहले देखेंगे बायोडाइवर्सिटी, सॉरी दो ही है इसमें, लाइफ ऑन अर्थ और दूसरा है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे। बायोडाइवर्सिटी आई एम श्योर आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। जो प्लांट एंड एनिमल्स की जो स्पेसीज होती हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो प्लांट एनिमल की स्पेसीज के बारे में और उनका बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे हम प्लांट्स का कंजर्वेशन कर सकते हैं, कैसे एनिमल्स का कंजर्वेशन कर सकते हैं। आपको पता है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, बिकॉज ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन राइज नहीं कर रही, बहुत तेज गति से राइज कर रही है। नेचुरल रिसोर्सेज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू लिया है कि यार पढ़ने क्या वाले हैं। देख रहे हो इतनी सारी चीज़ें। और ज्योग्राफी की सबसे खास बात क्या है कि अब जो न्यूज़पेपर में हेडिंग्स देखोगे ना, बहुत सारी सीधी सीधी लिंक होती हैं ज्योग्राफी से। जब भी हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जब भी हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं वो किससे संबंधित है, ज्योग्राफी से। जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं किससे संबंधित है, ज्योग्राफी से, ठीक है। जब भी हम नेचुरल डिजास्टर्स की बात करते हैं, आपने देखा होगा पूरी साल कितनी सारी नेचुरल डिजास्टर्स होती हैं, कई सारे साइक्लोन्स आते हैं। आपने सुना होगा कि साइक्लोन ने इंडिया के नॉर्थ, आपको पता है साइक्लोन जनरली इंडिया के इधर वाला जो कोस्ट है उसको ईस्टर्न कोस्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्ट, इनको हिट करते हैं। साइक्लोन्स लैंड पर नहीं आते, कोस्टल एरिया को बहुत ज़्यादा हिट करते हैं। इंडिया में हर साल फ्लड आती है, तो फ्लड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस भी आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे बहुत ज़्यादा फ्लड आ रही है तो पानी बहुत ज़्यादा है, तो उस पानी को चैनलाइज करके पानी को ले जाके स्टोर किया जा सकता है। डैम बनाए जा सकते हैं ताकि पानी को क्या कर सकें, वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और फिर डैम के भी कई सारे फायदे होते हैं। आपको पता है डैम्स को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर्स को कैसे हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ये यहाँ पे दे भी रखा है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स कम किया जा सकता है, इनका जो इम्पैक्ट है उसको क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। और आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या एक और हो रही है, वाटर क्राइसिस, पानी की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। आपको पता होगा आजकल हर घर में जनरली आरओ का पानी आता है या फिर आपने आरओ लगवा रखा है। बहुत सारे एरिया में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे पानी है ही नहीं, फसल नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे चैलेंजेज हैं, नॉट ओनली बिफोर इंडिया, इवन
द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम सच काइंड ऑफ चैलेंजेस। तो ये जो चैलेंजेज हैं, वाटर जो क्राइसिस है, वाटर जो मैनेजमेंट है, उसके बारे में भी यहाँ पर सारी चीज़ें मिलेंगी कि कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी डिस्कस करेंगे अपार्ट फ्रॉम आवर सिलेबस। तो जो सिलेबस दे रहेगा उसके अलावा भी चीज़ें डिस्कस करेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बेस्ट टू बेस्ट आपको समझाने की कोशिश करूँ। फिर भी कोई छोटी मोटी भूल हो जाए तो मैं उसके लिए बिल्कुल क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई भूल होती है तो उसके लिए मैं पहले से ही आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगर कुछ मिस्टेक हो तो आप मुझे बता सकते हो, सर ये मिस्टेक है, तो डेफिनेटली आई विल इम्प्रूव दैट मिस्टेक, ठीक है। तो कोशिश मेरी ये रहेगी तो बेस्ट टू बेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाए और बेस्ट टू बेस्ट हमारी पढ़ाई करें। और यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट है मेरा कि बेसिक्स के साथ हम पढ़ाई करेंगे, बिना बेसिक्स के हम डायरेक्ट किताब को नहीं पढ़ेंगे, चाहे समय लग जाए। नोट्स की बिल्कुल चिंता ना करें, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, बिल्कुल PDF फॉर्म में आपको चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स मिलेंगे। और मैंने बता ही दिया है कि जनरली जो भी कॉन्सेप्चुअल, जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बिना पिक्स के आपको समझ में नहीं आएंगी। बहुत सारे जैसे लैंड फॉर्म्स ऐसे हैं जो आपको मतलब पिक्स अगर नहीं दिखाई तो समझ में नहीं आएंगे। बहुत सारे टर्म्स आएंगे वो बिना पिक्स के आपको समझ में आने वाले नहीं है, बिना देखे आपको समझ में आने वाले नहीं है। तो उनको मैं आपको PPT के थ्रू समझाऊंगा। तो बस मस्त रहो, बिंदास रहो और आप यूँ समझ लो कि हम एक बहुत नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक आपने ज्योग्राफी ऐसे नहीं पढ़ी होगी, ऐसी ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय जर्नी विद मी। और जर्नी किसकी है? हमारी ज्योग्राफी की। पृथ्वी का टूर और इंडिया का टूर हम करेंगे। यहाँ पे वर्ल्ड टूर होगा, यहाँ पे इंडिया का टूर होगा और देखना मज़ा आएगा, आपको भी हमको भी मज़ा आएगा, ठीक है। सो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।